हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को मनीष सर एजुकेशन ग्रुप चैनल पर। तो आप लोग जान रहे हैं कि बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी जल्द ही आने वाला है। तो हम लोग वैकेंसी को इंतज़ार ना करते हुए हम लोग अभी से तैयारी में लग जाते हैं ताकि एग्ज़ाम में हम बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो तो हम आज आपके बीच साइंस के प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सवाल को देखते हैं। पहला नंबर सवाल को देखते हैं कि पहला नंबर सवाल क्या कहता है। तो पहला नंबर सवाल को देख रहे हैं कि पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अर्धचालकों, यहाँ पे अर्धचालकों का प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बढ़ जाता है कि घट जाता है कि अपवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जान रहे हैं कि अर्धचालक का प्रतिरोध यानी कि प्रकाश पड़ने से, यानी कहने के मतलब है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप पड़ने से, प्रकाश पड़ रहा है तो ताप पड़ रहा है, यानी कि ताप पड़ने से उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा कि अपवर्तित होगा। तो आप लोग जानते हैं कि अर्धचालक को ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। और ताप घटाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता कि चालक, अर्धचालक की जगह पे चालक पूछ लिया जाता कि चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध होता है जो बढ़ता है, लेकिन ताप घटने से उसका प्रतिरोध घटता है। तो आप लोग ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अब बात आपको कर लेते हैं कि अर्धचालक क्या क्या होता है। तो आप लोग के पता है कि सिलिकॉन अर्धचालक होता है, जर्मेनियम Ge अर्धचालक होता है, आर्सेनिक As अर्धचालक होता है और एंटीमनी Sb अर्धचालक हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सिलिकॉन का प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। तो अर्धचालक का प्रतिरोध यानी ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध घटता है। एग्ज़ाम में कहीं से भी सवाल आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक पहला नंबर सवाल को लिए हैं तो पहला ही नंबर सवाल आएगा। तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि चालक को ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है। तो चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ये भी ध्यान रखिएगा। चालक की जगह पर धातु दे देगा तो धातु ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने से उसका प्रतिरोध भी घटता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल के ऊपर। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि सेल विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। तो आप लोग के पता है कि सेल विद्युत वाहक जो बल मापा जाता है वह विभव मापी द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, विभव मापी के द्वारा मापा जाता है विद्युत वाहक बल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वोल्ट मोटर मीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ जा सकता है। धारा मापी, देखिए धारा मापी या गैल्वेनोमीटर एक ही होता है। एक प्रकार के मीटर होता है जो परिपथ में धारा की उपस्थिति बताता है, धारा की उपस्थिति बतलाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, धारा की उपस्थिति बतलाता है। चलिए तीसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि तीसरे नंबर सवाल के क्या कहता है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड की कोई नहीं। तो आप लोग के पता है कि विद्युत बल्ब के अंदर कोई, इनमें से कोई नहीं गैस होता है। आप लोग क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस भरी जाती है और नाइट्रोजन भी भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस रहता है। कौन सा निष्क्रिय गैस रहता है, आर्गन गैस रहता है और इसके नाइट्रोजन भी रहता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इनमें यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। चौथे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक तत्व पर क्या असर पड़ता है। ऑप्शन ए में दिया है कि बढ़ जाता है, ऑप्शन बी में दिया है घट जाता है, ऑप्शन सी में अप्रभावित रहता है यानी कोई चेंज नहीं होता है, डी में दिया है कि नष्ट हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी चुंबक को जब गर्म करने पर उसका जो चुंबक तत्व होता है जो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबक तत्व है जो नष्ट हो जाता है।
तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चुंबक आघूर्ण है सदिश राशि की अदिश राशि। देखिए ये भी एग्जाम में सदिश और अदिश राशि से एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण है अदिश राशि की सदिश राशि की उदासीन की, इनमें से कोई नहीं। तो जो चुंबकीय आघूर्ण राशि है जो कैसी राशि है, सदिश राशि। देखिए सदिश राशि क्या क्या होते हैं आपको बता दें कि जो चुंबकीय आघूर्ण है जो सदिश राशि है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है, सदिश राशि है। ये भी एग्जाम में बल क्या है, सदिश राशि है। और विस्थापन भी क्या है, विस्थापन हो गया, ये भी सदिश राशि है। और संवेग, संवेग भी क्या है, सदिश राशि है। वेग भी सदिश राशि है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हम कुछ अदिश स्केलर क्वांटिटी की हम बात कर लेते हैं, आपसे यही सवाल आ सकता है यहाँ से भी। तो आप लोग के पहले बता देंगे कार ऊर्जा शक्ति जो होता है सब अदिश राशि होता है। कार ऊर्जा शक्ति हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ऊष्मा हो गया, आयतन हो गया, चुंबकीय विभव हो गया, ये सब कौची है, अदिश राशि है। मगर यहाँ पे एग्जाम में अति पूछा था कि चुंबकीय आघूर्ण क्या है, तो यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। छठे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। छठा नंबर सवाल क्या कहता है कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, ध्रुव पूछ रहा है तो ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और ध्रुव न दे के अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा पर चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान, तो भूमध्य रेखा पर अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि नमन कोण का मान, तो भूमध्य रेखा पर हो जाता जो 0 डिग्री हो जाता। मगर यहाँ पर ध्रुव पूछ रहा था, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होता। चलिए 7वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है, विद्युत हीटर का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। फिलामेंट को इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में तंतु कहते हैं। फिलामेंट कहिए या तंतु कहिए, होता है नाइक्रोम का कि तांबा का कि एल्युमिनियम का कि टंगस्टन का। तो जो विद्युत हीटर में फिलामेंट बना होता है किस धातु का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है किस चीज़ से बना होता है, तो वह टंगस्टन से बना होता है। कौन चीज़ से, टंगस्टन से बना हो जाता है, टंगस्टन के बना होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तांबा को आप लोग जानते हैं, तांबा का उपयोग कहाँ होता है, तो आप लोग के पता है कि चालक में करते हैं। तांबा का उपयोग तड़ित चालक में तांबा का उपयोग करते हैं। आपसे ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तड़ित चालक के रूप में तांबा का प्रयोग करते हैं। टंगस्टन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन का। और हीटर का फिलामेंट नाइक्रोम का बना होता है। 8वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल, बैगनी, पीला, हरा। तो आप लोग जानते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और बैगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रकीर्णन पूछ लिया जाए, चाहे विचलन पूछा जाए कि प्रकीर्णन ज़्यादा या विचलन ज़्यादा पूछ लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। बैगनी में ज़्यादा में, अगर कम में तो यह लाल हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी एग्जाम में सवाल हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 में प्रश्न लिए हैं कि निम्नलिखित में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, तो लाल है पूछेगा। आप पूछ सकता है निम्नलिखित में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है, तो सबसे प्रकीर्णन अधिक पूछेगा तो बैगनी हो जाएगा। और ज़्यादा पूछेगा, प्रकीर्णन कम पूछेगा तो लाल हो जाएगा। तो ये भी आप लोग माइंड में सेट करके रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पानी के ऊपर तेल का परत चमकना उदाहरण होता है, प्रवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, अपवर्तन।
तो आप लोग के पता है कि पानी के ऊपर जब तेल का परत चमकता है, चमकना उदाहरण होता है व्यतिकरण का। किसका? व्यतिकरण का होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाता है। अपवर्तन का उदाहरण हम देख लेते हैं। अब देखिए, पानी में भरी बाल्टी में छड़ी टेढ़ा प्रतीत होता है, चाहे तारे का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण होता है। पानी में सिक्का डाला उठा हुआ प्रतीत होता है, पानी में छड़ी डाला उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के उदाहरण देख लीजिए। आकाश नीला दिखाई देता है, किसके कारण? आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये भी बहुत बार सवाल एग्जाम में रिपीट होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हम सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए हम चल रहे हैं। एक सवाल से कम 3-4 सवाल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आकाश नीला दिखता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे का टिमटिमाना किसके कारण? अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में बाल्टी में पानी रखा हुआ, उसकी तल उठा हुआ प्रतीत होता, अपवर्तन के कारण। यहाँ पे आंसर था कि क्वेश्चन था कि पानी के ऊपर तेल का परत चमकना उदाहरण है किसका? व्यतिकरण का। चलिए 10वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 10वां नंबर भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर मात्रक किसका है? तो आप लोग पता है कि प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो धारा घनत्व बराबर सूत्र होता है क्या? धारा घनत्व बराबर सूत्र होता है I बटा ए, यानी कि धारा बटा क्षेत्रफल। तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा, और धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चालकता का एसआई मात्रक देखते हैं। चालकता का एसआई मात्रक क्या कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। चालकता बराबर फार्मूला क्या होता है आप लोग के? चालकता को आप लोग जान रहे हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं, यानी आर रेजिस्टेंस प्रतिरोध। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम होता है, तो इसको प्रति ओम कहेंगे। प्रति ओम को इसको महो के नाम से भी जाना जाता है। प्रति ओम को महो के नाम से भी जाना जाता है। इसे सीमेन भी इसका इकाई मात्रक होता है चालकता का। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न में दिया था कि ओम मीटर मात्रक है, तो किसका ओम मीटर मात्रक है? प्रतिरोध का। चलिए 11वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। खगड़िया, देखिए खगड़िया कहे चाहे संगमरमर कहे चाहे चूना पत्थर कहे, इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। तो CaCO3, सी से कैल्शियम और CO3 से कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए भारी जल का अनुभार होता है, तो आप लोग को बता दें कि भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, और जो जल का सूत्र होता है, साधारण जो जल का सूत्र होता है H2O होता है। H2O होता है। डी हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है, जिसकी ड्यूटेरियम उसकी परमाणु संख्या 2 होता है। तो 2 गुना ड्यूटेरियम प्लस ऑक्सीजन, 2 ड्यूटेरियम का होता है 2। ड्यूटेरियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है जो क्या होता है 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 16, तो 2 दूनी 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा इसका अनुभार। और साधारण जल का सूत्र होता है 2, 1 गुना 2 हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16, और 16 2 इसका 18 हो जाएगा। तो जल जो H2O होता है उसका अनुभार 18 होगा, और बाहरी जल का अनुभार कितना होगा? 20 होगा। तो ये एग्जाम में बहुत बार ये सवाल रिपीट होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के मंधक के रूप में करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के मंधक के रूप में प्रयोग करते हैं, मंधक के रूप में प्रयोग करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 13वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। कार्बन का एक रूप नहीं है। देखिए इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं,
3 कार्बन के रूप है, 1 कार्बन के रूप नहीं है। तो आप लोग के पता है कि कार्बन के अवरूप कौन कौन से होते हैं। तो कार्बन के रूप हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, ये सब कार्बन के अवरूप होते हैं। लेकिन सिलिकॉन कार्बन के अवरूप नहीं होते। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है जो आईसी चिप्स को निर्माण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ट्रांजिस्टर में भी सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ग्रेफाइट से यहाँ पे सवाल कैसे बनता है, देखिए सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो सबसे कठोर जो पदार्थ हो जाएगा, कठोर पदार्थ क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा जो सबसे कठोर पदार्थ होगा। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन यह अर्धचालक है जो आईसी चिप्स बनाने में कार्य करते हैं, जो आईसी चिप्स बनाने में कार्य करते हैं या ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन क्या है, तो फ्लोरीन की संकेत एफ होता है। फ्लोरीन एक हाइड्रोजन वर्ग का तत्व है। ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट एक कार्बन का अवरूप है जो विद्युत का क्या होता है, अधातु होते भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लोग आप इसको ध्यान रखिएगा कैसे ऑप्शन को एक्सप्लेन करके बनाया जाता है। यहाँ पर आंसर क्वेश्चन था कि कार्बन का एक रूप नहीं हो जाएगा, तो राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए 14वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड की जल वाष्प की हाइड्रोजन। तो निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रन ओजोन होगा, जल वाष्प भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 15वें नंबर, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 0 डिग्री, यहाँ पे सेल्सियस छूट गया, 4 डिग्री सेल्सियस पर कि 39 डिग्री सेल्सियस पर कि 110 डिग्री सेल्सियस पर। तो किस तापमान पर पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है, तो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पानी का घनत्व होता है जो मैक्सिमम होता है, यानी कि अधिकतम होता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल, यानी कि कहने के मतलब कि द्रव अवस्था में बनी रहती है, तो वह पारा हो जाएगा। इसका राइट आंसर पारा। अब से अगर पूछ लिया जाता धातु की जगह अधातु रहता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, ब्रोमीन हो जाता। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। अगर आपसे पूछ जाएगा कमरे के ताप पर कौन सी अधातु पूछता, तो ब्रोमीन होता। यहाँ पे धातु पूछता है, तो धातु तरल अवस्था में पारा होता है। चलिए 17वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 17वां नंबर सवाल क्या कहता है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एल्युमिनियम के उद्योग में एल्युमिनियम का यस्क है क्या, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का यस्क प्रमुख यस्क कौन होता है, बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट हो गया या कोरंडम हो गया, कोरंडम, ये सब किसका यस्क होता है, एल्युमिनियम का। चलिए लोहा का प्रमुख यस्क हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सीडेराइट होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 18वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि 18वां नंबर सवाल क्या कहता है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन है। प्रोटॉन बराबर कितना है, 6। और इसकी द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं, इसकी संख्या 12 है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। तो यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन पूछ रहा है, न्यूट्रॉन छूट गया होगा, न्यूट्रॉन की संख्या बताएं, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो पी के मान कितना है, 6 है, और एन के मान कितना है, 12 द्रव्यमान की संख्या। तो 12 में से इधर आके 6 घटेगा, तो न्यूट्रॉन के मान कितना हो जाएगा, 6। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन और इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे छूट गया है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा था, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 19वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि धातुएं विद्युत
वहन क्यों नहीं करती है? धातुएं क्यों करती है? धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? क्या कारण है? तो कम गलनांक के कारण, कि उच्च परमाणु घनत्व के कारण, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं विद्युत का वहन करती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। सबसे सर्वोत्तम विद्युत जो चालक होता है वो क्या हो जाता है? वो क्या होता है? तो चांदी, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। चलिए 20वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। विषाणु जनित रोग ट्रेकोमा का संबंध है हृदय से, कि त्वचा से, आंख से, कि यकृत? तो देखिए, विषाणु जो जनित रोग है ट्रेकोमा, जो क्या चीज़ से संबंधित है? तो आंख का बीमारी है। ट्रेकोमा है जो आंख का विषाणु जनित रोग है। चलिए 21वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? रेबीज के टीके का खोज किसने की थी? लुई पास्चर, कि रॉबर्टसन, कि एडवर्ड जेनर, कि आइजन जेनर? तो रेबीज टीके का जो खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। चेचक के टीका का खोज किसने किया था? चेचक के टीके का जो खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने किए थे। 22वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि सूरज की किरणें की उपस्थिति हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से रोग होता है। त्वचा का कैंसर, मुंह का कैंसर, कि यकृत का कैंसर, स्तन का कैंसर? जो सूर्य की किरणें उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी जो सूर्य का प्रकाश से विकिरण होता है, उससे त्वचा का कैंसर होता है। कौन सा रोग होता है? त्वचा का कैंसर होता है। 30वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 30वें नंबर के सवाल क्या कहता है? 30वें नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका होती है। तो आप लोग के पता है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, जो एक प्रकार की क्या होती है? जीवाणु होती है। माइक्रोप्लाज्मा हो, यहाँ पे ऑप्शन में माइक्रो दिया है, ऐसे माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा होता है जो एक प्रकार के जीवाणु होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव में जैसे कि सबसे छोटी कोशिका क्या हुआ? माइक्रोप्लाज्मा हुआ। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हुआ। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो पुरुष का जो शुक्राणु होता है, पुरुष का शुक्राणु यानी कि स्पर्म सबसे छोटा होता है, छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका स्त्री का अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या क्या क्लियर कर पाएँ कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो मादा की अंडाणु की होती है, और सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में तो वह पुरुष के शुक्राणु होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 24वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए में है लैंडस्टीनर, मेंडल, खुराना, वाटसन एवं क्रिक। तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप का जो खोज किए वह कौन किए थे? लैंडस्टीनर ने किए थे। लैंडस्टीनर ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 25वें नंबर सवाल, यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, की पुनरावर्तन का सिद्धांत, की आनुवंशिक धर्म का निरंतरता का सिद्धांत? जो डार्विन द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? प्राकृतिक
चयन का सिद्धांत है। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बायोलॉजी से पूछा जाता है कि डार्विन का सिद्धांत प्रतिपादक सिद्धांत है कोची प्रकृति चयन का सिद्धांत। तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 8 क्लियर कर लिए हैं। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर उन महत्वपूर्ण वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।